समुद्र के बीच एक ट्रेड रूट है जिसकी ओवरऑल विड्थ है सिर्फ 38 किलोमीटर्स, यानी लिटरली उतनी ही जिसे कवर करने के लिए विराट कोहली को 18-90 सिंगल्स भागने पड़ेंगे या मेसी को फुटबॉल स्टेडियम के 110 लैप्स लगाने पड़ेंगे। कार्लोस सेंस जूनियर तो अपनी F1 कार में इस दूरी को सिर्फ 7 लैप्स में ही कवर कर देंगे। लेकिन इसी छोटे से रूट से हर साल लगभग $1.2 ट्रिलियन का ट्रेड होता है, बोले तो हर सेकेंड $38,000 की वैल्यू का। और इसी 38 किलोमीटर के रूट से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। और अगर ये ट्रेड इंटरप्ट हुआ तो एशिया की 80% एनर्जी सप्लाई का सिस्टम हैंग हो जाएगा। टोक्यो में नियॉन लाइट्स बुझ जाएंगी, सियोल में हीटिंग सिस्टम ठप हो जाएंगे और चाइना की आधी से ज्यादा फैक्ट्रीज किसी हॉरर मूवी के घोस्ट टाउन जैसी सुनसान हो जाएंगी। इस रूट को दुनिया की ऑयल इकोनॉमी की जगलर वेन भी कहते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, बात हो रही है दुनिया के सबसे बड़े ऑयल चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हार्मज की। पर ये अचानक से ट्रेंड क्यों कर रहा है? क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट और किस देश ने हिस्ट्री में ऐसे ही एक चोक पॉइंट को यूज करके ग्लोबल ऑर्डर चेंज कर दिया था? जानेंगे आज के एपिसोड में। हेलो, मैं हूं रेखा और आप देख रहे हैं हिस्ट्री रिपीट्स। मिडिल ईस्ट में पिछले 2 सालों से सिचुएशन काफी टॉक्सिक थी। इजराइल और ईरान के बीच लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे और पिछले साल अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई मिलिट्री ठिकानों के साथ कई लोकेशन पर बमबारी की। हालांकि बीच में हुए सीज फायर और डिप्लोमेटिक टॉक्स के बाद रीजन में थोड़ी शांति जरूर आई थी, लेकिन फिर आया एक ट्विस्ट। फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया, जिसमें ईरान के टॉप मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक साइट्स को निशाना बनाया गया। अब इस अटैक में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर अजीज नासिरजादे, IRGC के चीफ मोहम्मद पाकपुर और मिलिट्री ब्यूरो चीफ मोहम्मद शिराजी के साथ ही सिक्योरिटी एडवाइजर अली शामखानी जैसे टॉप कमांडर्स मारे गए। इस बार ईरान ने बोला इनफ इज इनफ। एकदम गैंग्स ऑफ वसीपुर के फैजल की तरह उसने भी खामेनी का, अजीज का, शिराजी का, सबका बदला लेने की कसम खाई। IRGC कमांडर्स और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोश्तबा खामेनी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला और स्ट्रेट ऑफ हार्मज को अनिश्चित काल के लिए ब्लॉक कर दिया। लिटरली उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी को सीन पर छोड़ दिया। लेकिन इस मूव पर इतना हो हल्ला क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मज ग्लोबल एनर्जी वर्ल्ड का मेन कैरेक्टर है। हर दिन यहां से लगभग 21 मिलियन बैरल तेल निकलता है। जापान अपनी 90%, साउथ कोरिया 80% और इंडिया अपनी 65% तेल की जरूरतों को लिटरली इसी रूट से पूरा करता है। चाइना के लिए भी ये लाइफलाइन है क्योंकि इसकी 60% एनर्जी सप्लाई यहीं से होकर गुजरती है। इसके अलावा दुनिया की 20% LNG इसी पतले रास्ते से आती है। कतर, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LNG एक्सपोर्टर है, अपना ऑलमोस्ट सारा माल इसी रास्ते से भेजता है। पर्शियन गल्फ के देशों के लिए तो ये उनकी इकोनॉमी की बैकबोन है। ब्लॉक होते ही शिप ट्रैफिक सीधा 94% गिर गया है। डेली एवरेज 138 शिप से गिरकर सिर्फ 3-4 शिप्स पर आ गया है। रिस्क इतना हाई है कि शिपिंग इंश्योरेंस प्रीमियम 400 से 800% तक शूट अप हो गया है। इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर हो रहा है और इस वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो चुकी है, जिस वजह से कई जगहों पर इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $110 पर बैरल पार कर चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो कतर से आने वाली गैस रुकने की वजह से टोटल ब्लैकआउट के सीन्स बन चुके हैं। नो कैप, ये ग्लोबल एनर्जी कैनन इवेंट है। ईरान ने जो आज किया है वो कोई रैंडम मूव नहीं है, ये एक बहुत पुरानी जियोपॉलिटिकल प्लेबुक का हिस्सा है। आज जो मास्टर स्ट्रोक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के साथ खेल रहा है, ठीक 70 साल पहले वही सेम गेम इजिप्ट के एक लीडर ने स्वेज कनाल के साथ खेला था। लेट्स ट्रैवल बैक इन द टाइम एंड देखते हैं क्या था ये केस और कैसे इसने ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर दिया था। 1950s में ब्रिटेन और फ्रांस खुद को दुनिया का मेन कैरेक्टर समझ रहे थे। भले ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनका ऑरा लिटरली माइनस में जा चुका था, उनकी जेब लिटरली खाली थी और इकोनॉमी वेंटिलेटर पर थी, पर इस पूरे ड्रामे के सेंटर में थी स्वेज कनाल, जो इंटरनेशनल ट्रेड का असली जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट था। इजिप्ट में बनी स्वेज कनाल ब्रिटेन के लिए वो गोल्डन गूस थी जिससे उनका सारा तेल और ट्रेड निकलता था। 1869 में फ्रेंच इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने 10 साल की ग्राइंड के बाद स्वेज कैनाल को तैयार किया था और इस नहर ने यूरोप और एशिया के बीच के पुराने सफर को लिटरली शॉर्टकट में बदल दिया।
जिससे करीब 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। ब्रिटिश एम्पायर के लिए ये उनका पर्सनल हाईवे था जो उन्हें सीधे इंडिया जैसी अपनी कॉलोनी से जोड़ता था, यानी उनके लिए ये कैनाल एक लाइफलाइन थी। फिर कहानी में एंट्री होती है गमाल अब्देल नासिर की, जो इजिप्ट के नए प्रेसिडेंट बने थे। नासिर का इजिप्ट की प्रोग्रेस के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, असवान हाई डैम, जिसके लिए उन्हें फंडिंग की जरूरत थी। शुरू में अमेरिका और ब्रिटेन बेस्टी बनकर पैसे देने का वादा करने लगे, लेकिन जैसे ही नासिर ने सोवियत यूनियन के साथ एक सीक्रेट वेपन डील की, अमेरिका ने उन्हें बीच रास्ते में गोस्ट कर दिया और फंडिंग रोक दी, और ब्रिटेन भी उससे बैकआउट कर गया। ये नासिर के लिए किसी ब्रेकअप जैसा था और वो फुल ठुकराकर मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी के मोड में आ गए थे। 26 जुलाई 1956 को नासिर ने एक ऐसा मूव चला जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। अलेक्जेंड्रिया के एक चौराहे पर खड़े होकर उन्होंने एक जबरदस्त स्पीच दी और स्वेज कैनाल का नेशनलाइजेशन कर दिया। ये उनका मूव था अमेरिका और ब्रिटेन पर प्रेशर क्रिएट करने का। उन्होंने लिटरली दुनिया के सामने कह दिया कि अब से ये नहर हमारी है और इससे होने वाली सारी कमाई इजिप्ट की होगी, जिससे वो अपना डैम बनाएंगे। ब्रिटेन के पीएम एंथनी ईडन जो उस वक्त थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। उन्हें लगा कि अगर ये नहर हाथ से गई तो ब्रिटेन की पूरी इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद शुरू हुआ उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामा, जिसे हिस्ट्री में प्रोटोकॉल ऑफ सेवरेंस कहते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर एक सीक्रेट ग्रुप चैट बनाई और उसमें इजराइल को भी ऐड कर लिया। प्लान ये था कि इजराइल इजिप्ट पर हमला करेगा और फिर ब्रिटेन और फ्रांस शांति दूत बनकर बीच बचाव करने आएंगे और उस बहाने नहर को वापस अपने कब्जे में ले लेंगे। 29 अक्टूबर 1956 इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला पर हमला कर दिया। जब इजराइल ने तबाही मचानी शुरू की तो ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी इम्पोस्टर वाली चाल चली। उन्होंने दोनों देशों को अल्टीमेटम दिया कि पीछे हटो। जब नासिर ने उन्हें सीन पर छोड़ दिया तो उन्होंने ऑपरेशन मस्कटियर को लॉन्च कर दिया। ब्रिटिश और फ्रेंच प्लेन्स ने इजिप्ट के आसमानों को बम से भर दिया और इजिप्ट की फौज को कई जगहों पर हराया भी। लेकिन यहाँ कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब असली फादर फिगर यानी अमेरिका और सोवियत यूनियन की एंट्री हुई। अमेरिका के प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर इस पूरे ड्रामे से लिटरली फ्यूरियस थे। उन्हें ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई कि उनके बेस्टी ब्रिटेन ने उनसे इतना बड़ा झूठ बोला और बिना बताए हमला कर दिया। अमेरिका ने धमकी दी कि अगर ब्रिटेन वापस नहीं हटा तो वो ब्रिटेन की करेंसी को मार्केट में बेचकर उसे मिट्टी में मिला देंगे। ये ब्रिटेन के लिए फाइनेंशियली डेथ नोट जैसा था। यही नहीं, अभी और सुनिए, उधर सोवियत यूनियन ने भी अपनी मेन कैरेक्टर एनर्जी दिखाई और लंदन और पेरिस पर लिटरली परमाणु अटैक की धमकी दे दी। इस पूरे क्राइसिस का इंपैक्ट लिटरली थैनोस के स्नैप जैसा था, जिसने पुराने वर्ल्ड ऑर्डर को रातों रात गायब कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस को बेइज्जत होकर पीछे हटना पड़ा और ऑफिशियली ब्रिटिश एम्पायर का एंड गेम साबित हुआ। दुनिया को समझ आ गया कि अब ब्रिटेन कोई सुपर पावर नहीं रहा, वो सिर्फ अमेरिका का एक साइड किक है। एंथनी ईडन को इस्तीफा देना पड़ा और उनका करियर कैंसिल हो गया। दूसरी तरफ नासिर मिलिट्री के हिसाब से तो हार गए थे, लेकिन पॉलिटिकली वो अरब वर्ल्ड के अल्टीमेट हीरो बन गए। 70 साल बीत गए, लेकिन दुनिया में जियोपॉलिटिकल प्लेबुक का चोक पॉइंट मैनुअल आज भी नहीं बदला। 1956 में नासिर ने स्वेज कैनाल ब्लॉक करके पुराना वर्ल्ड ऑर्डर खत्म कर दिया था और आज 2026 में ईरान ने हॉर्मोज के साथ उसी गेम का रीमास्टर्ड वर्जन रिलीज कर दिया है। प्लेयर्स बदल गए हैं, सेंचुरी बदल गई है, लेकिन दुनिया को घुटनों पर लाने का ये जियोपॉलिटिकल चीट कोड आज भी वही है। क्योंकि एंड में हिस्ट्री सिर्फ किताबों के पन्नों में नहीं बल्कि समुद्र के इन छोटे से बॉटल नेक्स में भी खुद को रिपीट करती है।